हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम अपना चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस जो हमने कल शुरू किया था उसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने पूरे सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे विथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड। तो जो स्पीशीज नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर पाते हैं उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, या उन स्पीशीज का क्या नाम हम देते हैं। जो स्पीशीज होते हैं दैट कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर नोन एज स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी एक पर्टिकुलर रेंज होगा, एक फिक्स्ड रेंज होगा जितना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकते हैं। उसके इधर उधर अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर को वैरी कराएंगे तो ये थर्मल एनिमल्स जो हैं ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये क्या टॉलरेट नहीं कर सकते हैं? एक्सेसिव वेरिएशंस इन टेम्परेचर। एक नैरो रेंज होगी इनकी, जैसे मान लीजिए 35 to 38 डिग्री सेल्सियस एक रेंज दे दी मैंने, तो इससे कम करेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी, इससे ज्यादा करेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी। यानी एक नैरो रेंज है, यहाँ पे रेंज देखिए सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, और इस नैरो रेंज में ही ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सकता है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो गिव इन कर देगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। देन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स जो कि एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमें कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो पेंगुइन्स होते हैं, क्रोकोडाइल होता है, पाइथन होता है, सैल्मन होता है, रेप्टाइल्स होता है, एंड मेनी मोर दैट कैन थ्राइव ओनली विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं पेंगुइन्स जो हमारे मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं, क्रोकोडाइल, पाइथन, सैल्मन जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, देन मेनी मोर और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन सर्वाइव ओनली विद इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। सो इनको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनिमल्स बोलते हैं। जो पेंगुइन्स होते हैं दे कैन सर्वाइव ओनली इन पोलर रीजन्स एंड कैन टॉलरेट ओनली फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। तो जो पेंगुइन्स होते हैं उनको आप चाहें कि ट्रॉपिकल रीजन्स में वो हमें देखने को मिले तो ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट या कर सकते हैं। इसीलिए वो कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर्स रहते हैं। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर यूरीथर्मिक स्पीशीज। तो अभी हमने स्टीनोथर्मल देखा, तो यूरीथर्मल थर्मल वर्ड आ रहा है, यानी ये भी हमारा टेम्परेचर से रिलेटेड है। सो व्हाट आर यूरीथर्मल स्पीशीज? यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है, हमने जब स्टीनोथर्मल देखा तो नैरो रेंज था, तो एक और वर्ड है यूरीथर्मल, तो वो हो जाएगा हमारा वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर में सरवाइव करने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो इनके पास क्या मैकेनिज्म्स होते हैं? तो इनके पास मैकेनिज्म्स होते हैं कि ये टेम्परेचर चेंज होने पर अडेप्ट कर सके, यानी ये अडेप्ट कर लेंगे टू द न्यू टेम्परेचर और उसमें भी सरवाइव कर लेंगे अच्छे से। ये वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं। So what are the examples of eurythermal species? So eurythermal species का examples होते हैं human beings, cows, deer, monkeys, etc. तो human beings जो हैं, cow है, deer है, monkey है, they can tolerate a wide range of temperature। अगर आप खुद का example लें तो क्या होता है कि जब हमारे पास ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर फॉल करता है तो क्या हो जाता है कि हमारे स्किन की जो कैपिलरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, और क्या होता है उससे क्या होता है कि हम शिवर करने लगते हैं, और शिवर करने का जो मैकेनिज्म है वो हीट जनरेट करता है हमारे बॉडी में, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिर नॉर्मल आ जाता है।
अगर जब भी लोअर टेम्परेचर होगा यानी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हम ऑब्जर्व किया होगा आपने कि आपकी बॉडी जो है वो शिवर करने लगती है, और शिवर करने से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, एंड देन जो हमारा बॉडी है उसका टेम्परेचर जो है वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है, जो कम हो गया था बिकॉज ऑफ द कोल्ड इन्वायरमेंट। देन हायर टेम्परेचर पे क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी विल प्रोड्यूस स्वेट। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो टेम्परेचर राइज हुआ तो कैपिलरीज क्या हुई, डायलेट हो गई। कैपिलरीज डायलेट हो गई तो हमारे बॉडी ने स्वेटिंग एंड इवापोरेशन को फेवर किया, जिससे क्या हुआ, कूलिंग हो गई, एंड जो बॉडी टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पे आ गया। सो दैट इज अबाउट हमारा कि कैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या करता है, वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकता है। क्यों? तो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं टू टॉलरेट बोथ कोल्ड टेम्परेचर एंड हॉट टेम्परेचर्स, और हम अपना एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं। सो दैट इज अबाउट यूरीथर्मिक स्पीशीज। तो हम यूरीथर्मिक स्पीशीज हैं क्योंकि हम अपना जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट पे रख सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को हम टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था यूरीथर्मिक स्पीशीज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड। सो जो स्पीशीज वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो सैलिनिटी टॉलरेंस, जैसे अभी हमने टेम्परेचर टॉलरेंस देखा था, तो वैसे सैलिनिटी टॉलरेंस जो है वो भी होता है। सो टेम्परेचर का था यूरी थर्मल, तो वैसे ही सैलिनिटी का ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूरी हेलाइन। सो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सो जो स्पीशीज या फिर जो ऑर्गेनिजम्स वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा भी है, यानी वाइड रेंज है। सो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स आर दोज दैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। यानी सैलिनिटी की अगर वाइड रेंज भी है, बहुत ज्यादा सॉल्ट मिल रहा है हमें उस पानी में जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, और उसकी एक वाइड रेंज है, तो उसको भी वो सरवाइव कर सकते हैं अगर, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरी हेलाइन बोलते हैं। सो इनमें क्या होता है, दीज ऑर्गेनिजम्स हैव द स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन बाय विच दे मेंटेन द सॉल्ट बैलेंस इन देयर बॉडी सो दैट दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनको वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को तो टॉलरेट करना ही है, तो सॉल्ट बैलेंस को रेगुलेट करना पड़ेगा इन द बॉडी। तो ये कैसे करते हैं, बाय ऑस्मो रेगुलेशन। सो मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन को यूज करके दे विल मेंटेन द सॉल्ट बैलेंस इन देयर बॉडी, और ये वाइड रेंज ऑफ जो सैलिनिटी है उसको टॉलरेट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। सो कौन कौन से हमारे पास यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? तो जो सैल्मन एंड ईल्स होते हैं, ईल्स और सैल्मन जो कि हमारे मोस्टली ओशन वाटर में फाउंड होते हैं, तो ये हमारे यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दैट इज दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ हमारे पास वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिफाइन स्टीनोहेलाइन स्पीशीज। तो हमने क्या देखा, हमने यूरी थर्मल देखा, स्टीनो थर्मल देखा, देन यूरी हेलाइन एंड स्टीनोहेलाइन। सो व्हाट आर स्टीनोहेलाइन स्पीशीज? तो जैसे स्टीनोथर्मल होता है कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, वैसे ही हमारे पास स्टीनोहेलाइन होता है। So stenohaline species are those organisms that can survive within a narrow range of salinity. तो जैसे स्टीनोथर्मल था about narrow range of temperature, तो स्टीनोहेलाइन हो जाएगा narrow range of salinity में जो रह सकता है वो।
So they are incapable of tolerating the rapid changes in salt concentration. तो जो rapid changes होते हैं salt concentration में, उसको ये जो स्टीनोहेलाइन स्पीशीज हैं ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनको तो नैरो रेंज ही चाहिए कि वो इसी रेंज में जो है सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सॉल्ट कंसंट्रेशन अचानक से घटा दिया और बढ़ा दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टीनोहेलाइन स्पीशीज जो हैं वो सरवाइव कर सकें, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं in these kinds of environment, ठीक है। So what are the examples of stenohaline species? तो हम अगर stenohaline species की बात करें तो क्या कौन कौन से होते हैं? गोल्डफिश होता है, सी टर्टल होता है, haddock होता है, and many other marine organisms are examples of stenohaline species. So goldfish, sea turtle, haddock और भी मराइन ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फॉर स्टीनोहेलाइन स्पीशीज। Then comes question number 5. What is the interaction between two species called? तो अगर दो स्पीशीज के बीच इंटरैक्शन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन बोलते हैं। So interaction between the population of two different species is called interspecific interaction. तो ये जो कोई भी इंटरैक्शन होता है किन्हीं दो लोगों के बीच, तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? सो इट कैन बी बेनिफिशियल, इट कैन बी डेट्रीमेंटल और इट कैन बी न्यूट्रल। अब आप ही सोचिए, दो लोगों के बीच कोई रिलेशन है, या तो उससे उन दोनों को कुछ बेनिफिट होगा, या तो उससे उन दोनों को कुछ नुकसान होगा, या तो उससे उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी न्यूट्रल होगा। सो हम प्लस साइन से क्या डिनोट करेंगे कि बेनिफिशियल इंटरैक्शन है, माइनस साइन से हम डिनोट करेंगे कि डेट्रीमेंटल इंटरैक्शन है, देन जीरो से हम क्या बताएंगे कि न्यूट्रल इंटरैक्शन है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस, जो हमें कि इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कि दो स्पीशीज आपस में कितने तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो पहला हो सकता है म्यूचुअलिज्म। अब आप नाम से ही समझिए कि म्यूचुअल यानी दोनों को फायदा हो रहा है, स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है, दोनों के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो फायदेमंद है। सो दैट इज म्यूचुअलिज्म। देन पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन। तो पैरासाइट जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उससे फायदा लेता है। सो स्पीशीज ए तो बेनिफिट हो रही है, पर जिससे फायदा लिया जा रहा है उसके लिए तो ये रिलेशनशिप जो है वो डेट्रीमेंटल है। सो हमने कौन कौन सा देखा? म्यूचुअलिज्म देखा, देन हमने पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन देखा कि पैरासाइट है या फिर प्रेडेटर है तो एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है। देन अगर हम कंपटीशन की बात करें कि अगर दो लोगों में कंपटीशन होता है तो दोनों के लिए ही उसके इफेक्ट्स जो हैं वो डेट्रीमेंटल होते हैं, यानी कंपटीशन ना तो स्पीशीज ए के लिए अच्छा है, ना ही वो स्पीशीज बी के लिए अच्छा है, किसी के लिए भी कंपटीशन जो है वो अच्छा नहीं साबित हो रहा है। देन दो हमारे कंफ्यूजिंग टर्म्स आते हैं, कॉमेंसैलिज्म एंड एमेंसैलिज्म, ठीक है। सो कॉमेंसैलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशीज को तो हमारे पास फायदा होता है एंड दूसरा बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, यानी एक को फायदा हो रहा है, दूसरा न्यूट्रल है। जबकि अमेंसैलिज्म में क्या होता है कि एक तो न्यूट्रल है और दूसरे के लिए ये जो रिलेशनशिप है दैट इज डेट्रीमेंटल। सो म्यूचुअलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया। म्यूचुअलिज्म में पॉजिटिव पॉजिटिव, पैरासिटिज्म में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कंपटीशन में दोनों ही नेगेटिव। देन कॉमेंसैलिज्म में एक को फायदा दूसरे को कुछ नहीं, और अमेंसैलिज्म में एक को घाटा और दूसरे को कुछ नहीं मिल रहा है। सो दैट दीज आर द इंटरैक्शंस बिटवीन टू स्पीशीज, कि कितने तरीके से हो सकता है और क्या क्या हो रहा है इन इंटरैक्शंस में, और इनका नाम हमें याद रहना चाहिए कि कौन कौन से तरह के इंटरैक्शंस होते हैं इन बिटवीन द स्पीशीज, और इन सब में दोनों स्पीशीज के साथ हो क्या रहा है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और कौन सा न्यूट्रल है या फिर अनअफेक्टेड है। So that is about question number 5. Then question number 6 is, what is commensalism? So commensalism क्या होता है? So commensalism is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. तो हमने commensalism पहले के क्वेश्चन में देख लिया कि commensalism आखिर किस तरह का रिलेशनशिप है।
सो कॉमेंसालिज्म इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज, जिसमें एक स्पीशीज को तो बेनिफिट हो रहा है, पर जो दूसरा स्पीशीज है उसको ना तो बेनिफिट हो रहा है ना ही उसको कोई हार्म हो रहा है, यानी वो न्यूट्रल है, जीरो, कुछ भी नहीं हो रहा, ना बेनिफिट ना हार्म, जैसा था वैसा ही है, न्यूट्रल है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल कैटल एंड एग्रेट, ठीक है, कैटल एंड एग्रेट का जो एसोसिएशन है, बारनाकल्स ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल, सी एनिमोन एंड द क्लाउन फिश। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, सी एनिमोन एंड द क्लाउन फिश, बारनाकल्स ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल, कैटल एंड एग्रेट, ठीक है। सो कॉमेंसल एसोसिएशंस जो है वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं, इक्विलिनिज्म, केमिकल कॉमेंसालिज्म, फोरेसी एंड मेटाबायोसिस। तो एक एक करके हमें देखना है कि इनका क्या मतलब है। सो इनक्विलिनिज्म, सो इसमें क्या होता है कि जो एक एंटाइटी है दैट विल ऑक्यूपाई द लिविंग हैबिटेट ऑफ अनदर स्पीशीज, दैट इज बरो और नेस्ट। तो क्या होगा इक्विलिनिज्म में, क्या होगा कि एक एंटाइटी है, मान लीजिए स्पीशीज ए है, वो क्या कर रही है, वो स्पीशीज बी के घर में जाके बस रह रही है, कुछ भी उसको नुकसान नहीं कर रही है, कुछ भी उसका हार्म नहीं कर रही है, बस रह रही है एज अ गेस्ट। सो लिविंग हैबिटेट को अगर ऑक्यूपाई कर लिया तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिनिज्म। देन केमिकल कॉमेंसालिज्म में क्या होगा, एक बैक्टीरिया है, तो इसको हम स्पीशीज ए मान लेते हैं, वो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज नर्चरिंग अनदर बैक्टीरिया। अब एक बैक्टीरिया है, वो एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो दूसरे बैक्टीरिया को नर्चर कर रहा है। देन फोरेसी, when an organism needs to travel, it tentatively attaches itself to another entity। अब आप देखिए कि एक ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना है, पर वो खुद नहीं कर सकता, पर दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो कर ही रहा है ट्रैवल, और उस पे अटैच होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा सा कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसका कोई सिग्निफिकेंस ना हो उसके अटैच होने से, तो वो उसके ऊपर अटैच होके उस ट्रैवल कर लेगा। सो ये हम फोरेसी कहेंगे। देन व्हाट इज मेटाबायोसिस? सो मेटाबायोसिस में क्या होता है, अकर्स व्हेन वन एंटाइटी इज रिलायंट ऑन द अनदर फॉर सर्वाइवल। सो रिलायंट होना मतलब उस पर डिपेंड करना, तो एक एंटाइटी दूसरे एंटाइटी पे रिलाई कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसको हम बोलेंगे मेटाबायोसिस। तो क्योंकि उस पर वो रिलाई कर रही है, तो उसको कुछ हार्म या फायदा तो नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप का, पर इसको तो फायदा हो रहा है क्योंकि ये तो इस पे रिलाई कर रही है, पर ये तो सरवाइव कर ही रहा है। अगर इसके वजह से इसको कुछ प्रोटेक्शन मिल जाता है तो कोई इसको ना तो कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। सो व्हेन वन एंटाइटी इज रिलायंट ऑन अनदर फॉर सर्वाइवल, तो हम उसको बोलेंगे मेटाबायोसिस। सो ये हुआ हमारा इक्विलिनिज्म, केमिकल कॉमेंसालिज्म, फोरेसी एंड मेटाबायोसिस। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेम द एसोसिएशन इन विच वन स्पीशीज प्रोड्यूसेस पॉइजनस सब्सटेंस और अ चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट इज हार्मफुल टू अनदर स्पीशीज। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक एसोसिएशन बताना है जिसमें एक स्पीशीज जो है कुछ पॉइजनस सब्सटेंस या फिर चेंज इन द एनवायरमेंट को प्रोड्यूस करेगी जो दूसरे स्पीशीज के लिए हार्मफुल होगा। तो ऐसा कौन सा एसोसिएशन होता है? ऐसा एसोसिएशन हमने पिछले के क्वेश्चंस में पढ़ा कि एक स्पीशीज को कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा है और दूसरा स्पीशीज जो है वो हार्म हो रहा है। सो दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड अमेंसालिज्म। In amensalism, one species is harmed and another species is neither harmed nor benefited, that is unaffected. Hence, the interspecific interaction in which neither of the interacting species are benefited while one of them is harmed is termed as amensalism। ठीक है, तो ये कैसा इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन है हमारा इन बिटवीन टू स्पीशीज? इसमें क्या होता है, हमारे पास नाइदर यानी दोनों में से किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप से, पर एक का तो हार्म भी हो रहा है, यानी हार्म इज द मेन थिंग जो हमें इस रिलेशनशिप में याद रखना है। और इस इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन में कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, दोनों को कोई फायदा तो नहीं हो रहा है पर एक को नुकसान हो रहा है, देन दैट इज अमेंसालिज्म। अब हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं अमेंसालिज्म का,
कि ब्रेड माउल्ड पेनिसिलियम secretes an antibiotic penicillin, a harmful substance which kills bacteria. In this interaction, penicillium is unaffected, but the bacteria is harmed. तो क्या होता है कि जो ब्रेड माउल्ड है पेनिसिलियम नोटाटम, वो क्या करता है, पेनिसिलिन को एक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक रिलीज करता है, और इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज इट इज एन एंटीबायोटिक. सो तो पेनिसिलियम तो अनअफेक्टेड रह गया बट बैक्टीरिया हार्म हो गया. सो पेनिसिलियम कॉलोनी और बैक्टीरिया को अगर हमने साथ में रख दिया तो पेनिसिलियम नोटाटम जो है वो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज अ पॉइजनस सब्सटेंस फॉर द बैक्टीरिया इन द सराउंडिंग. तो बैक्टीरिया की जो है, बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो हमारा पेनिसिलिन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा. सो ये कौन सा रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया, ये अमेंसालिज्म का एग्जाम्पल हो गया कि हमारा एक तो अनअफेक्टेड है एंड दूसरे को हार्म हो रहा है. So that is amensalism and that is about question number 7. ठीक है, तो क्या हुआ, one species can harm the other by producing poisonous chemicals, जो कि हमने देख लिया, और changing its environment. तो ठीक है, यहाँ पे तो हमने poisonous chemical के बारे में देखा, हो सकता है वो environment में कुछ ऐसा change ले आए, तो वो भी हो सकता है. So that is about question number 7. We then come to question number 8. What is mycorrhiza? तो हमने mycorrhiza पुराने चैप्टर्स में हमने कर रखा है. सो mycorrhiza क्या होता है? सो what is mycorrhiza? Mycorrhiza is a mutual association. ठीक है, तो ये म्यूचुअल एसोसिएशन है, यानी दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है. दैट इज द वर्ड म्यूचुअल का मीनिंग. देन किसके किसके बीच है, तो म्यूचुअल एसोसिएशन है, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन की है क्या. किसके किसके बीच है, तो फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. सो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स सच एज द पाइनस ट्री को आप ले लीजिए, और उनके रूट्स में क्या अटैच होता है, फंगस, तो उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा. सो इट इज, सिंस इट इज अ म्यूचुअल इंटरैक्शन, तो हम पहले देखेंगे रोल ऑफ फंगाई इन माइकोराइजा, देन हम देखेंगे रोल ऑफ द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इन माइकोराइजा, यानी दोनों का कुछ ना कुछ रोल होगा, तभी तो ये सिम्बायोटिक या फिर हमारे पास म्यूचुअल एसोसिएशन बन के आएगा. सो व्हाट इज द रोल ऑफ फंगाई इन माइकोराइजा? सो जो फंगाई होते हैं, दे लैक क्लोरोफिल, ये हमें पता है. दे कैन नॉट प्रिपेयर, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो जो फंगाई होते हैं, वेयर डज इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम? सो जो फंगाई होगा वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन डिराइव करेगा फ्रॉम द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. तो वो खुद से तो बना नहीं सकता अपना फूड, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल जो है वो नहीं है. सो वो कहाँ से डिराइव करेगा हमारा फूड, वो डिराइव करेगा रूट्स ऑफ द हायर प्लांट सच एज द पाइनस ट्री. ठीक है, सो पाइनस ट्री से ये एसोसिएटेड है, तो वहां से ही अपना ये फूड को डिराइव करेगा. देन इन टर्न ये फंगस क्या करेगा उसके लिए, सो ये फंगस जो है दैट विल हेल्प इन एब्जॉर्बिंग मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो इस फंगस ने क्या किया, इस फंगस ने जो रूट ऑफ पाइनस ट्री है उससे न्यूट्रिशन ये ले रहा है, और रिटर्न में ये पाइनस ट्री को क्या दे रहा है, सो इन रिटर्न it is trying to absorb maximum nutrients, water and minerals from the soil for the pinus tree. ठीक है, तो एक तो इसने पाइनस ट्री से फूड ले लिया, पर दे भी रहा है ये कुछ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प कर रहा है. और एडिशनली इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू एबायोटिक स्ट्रेसेस सच एज ड्रॉथ एंड सैलिनिटी. सो जो सॉइल में एबायोटिक स्ट्रेसेस हो सकते हैं जैसे ड्रॉथ एंड सैलिनिटी, उससे भी जो ये पाइनस ट्री को बचा के रखता है ये फंगस. Moreover, fungus also provides resistance against the microbial infections to the plants. इतना ही नहीं, सिर्फ ड्रॉथ एंड सैलिनिटी को टैकल करने में ही हेल्प नहीं करता, जो हमारे पास माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं टू द प्लांट, उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है, जो फंगस है इन रूट्स से एसोसिएटेड. ठीक है, सो दैट इज अबाउट कि फंगाई का रोल क्या होता है. देन व्हाट इज द रोल ऑफ रूट्स? ठीक है, तो रूट्स का क्या रोल है,
सो जो पाइनस ट्री है उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट which helps them to prepare food by photosynthesis, ठीक है। सो पाइनस ट्री के पास तो है क्लोरोफिल, तो ये तो अपना फूड खुद से बनाएंगे। सो इट विल प्रोवाइड फूड टू द फंगस लिविंग इन द क्लोज एसोसिएशन। ये हमने पहले ही देखा कि ये इन फंगस को फूड देगा और जो फंगस जो है इनको हेल्प करेगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के मैक्सिमल एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज माइकोराइजा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। Emergent land plants that can tolerate the salinities of sea are called. So लैंड प्लांट्स जो सी के सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। जो लैंड प्लांट्स होते हैं जो हाई रेंज वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज को जो सैलाइन कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं हैलोफाइट्स। अ हैलोफाइट इज अ प्लांट दैट कैन टॉलरेट high salt concentration and survive in saline conditions. ये high salt concentration को जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं and they can survive in saline conditions of the sea or salty deserts and are called halophytes. तो ये saline conditions of the sea में survive कर सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मैनग्रोव। तो जो मैनग्रोव है इट कैन सर्वाइव अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी और सी के सैलिनिटी तक को ये टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए हम मैनग्रोव को क्या बोलते हैं, हैलोफाइट बोलते हैं। उसके बाद व्हाट आर द अडेप्टेशंस ऑफ हैलोफाइट्स। जो हैलोफाइट्स हैं दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। तो जो हैलोफाइट्स होते हैं उनके पास स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं जिनको हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं, और ये रूट्स जो हैं they will emerge out of the water in the air to breathe। तो ये इमर्ज कर जाते हैं आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी में जो एक्सेस सॉल्ट है उसके वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे पानी में, तो ये इमर्ज कर जाते हैं आउट ऑफ द सॉइल और इनमें पोर्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। इसके वजह से ही वो एक्सेसिव सैलिनिटी को टॉलरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो रूट्स हैं वो तो बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के जो है हमारे पास बाहर निकल के वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास एक्सेसिव सैलिनिटी जो है वो टॉलरेट हो जाएगी, बिकॉज बाहर से हमारा जो रेस्पिरेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Why do high altitude areas have brighter sunlight and lower temperatures as compared to the plains? ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं वहां पे ब्राइटर सनलाइट होती है पर टेम्परेचर लोअर होता है अगर हम कंपेयर करें टू द प्लेन एरियाज। तो ऐसा क्यों होता है? What is the reason for brighter sunlight in high altitudes? जो distance between sun and high altitudes होता है that is less as compared to the plains। तो जो डिस्टेंस है हमारा सन और हाई एल्टीट्यूड्स के बीच, और हम कंपेयर करना चाहें डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स एंड द सन, तो वो जो है हमारे पास लेस है इन द हाई एल्टीट्यूड्स। जो डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर एटमॉस्फेरिक गैसेस है आर इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन एट हायर एल्टीट्यूड एरियाज। और हायर एल्टीट्यूड में क्या है कि जो अगर आप माउंटेन्स की बात करें तो वहां हमें डस्ट या फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में है, उतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। इससे क्या है, इसके वजह से जो हायर एल्टीट्यूड है वहां पे ब्राइटर सनलाइट है एज कंपेयर टू द प्लेन्स, क्योंकि हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स उतने नहीं हैं तो सनलाइट जो है वो ब्राइट दिखती है। तो ये हुआ हमारा ब्राइटर सनलाइट का रीजन। देन व्हाट अबाउट लोअर टेम्परेचर इन हाई एल्टीट्यूड। लो टेम्परेचर क्यों होता है? दे हैव लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज कंपेयर टू द प्लेन्स, एंड इस लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही हमारा लो टेम्परेचर भी होता है। जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है वहां पे लो टेम्परेचर होगा व्हेन वी कंपेयर देम टू द प्लेन एरियाज।
क्यों? बिकॉज़ वहाँ पे जैसे-जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर हमारा डिक्रीज़ होता है और जैसे-जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है, वैसे-वैसे हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। सो टेम्परेचर भी कम होगा एंड सनलाइट भी ब्राइट होगी इन केस ऑफ हाई एल्टीट्यूड एरियाज़, अगर हम उन्हें कंपेयर करें टू द प्लेन एरियाज़ से। सो दैट इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस? तो होम्योस्टैसिस क्या होता है? हमें वो डिफाइन करना है। एंड सो होम्योस्टैसिस क्या है? सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड होम्योस्टैसिस? सो होम्यो का मतलब होता है लाइक और सेम, यानी सेम होता है मतलब होम्यो का। एंड स्टैसिस मीन्स स्टेट और कंडीशन, यानी हम दोनों को मिलाएं तो होम्योस्टैसिस मतलब सेम कंडीशन या फिर सेम स्टेट। ठीक है, सो होम्योस्टैसिस मीन्स सेम कंडीशन या फिर सेम स्टेट। सो होम्योस्टैसिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एज द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल एंड मेंटेन अ कांस्टेंट और सेम इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हमारे जो होम्योस्टैसिस है दैट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंड किस चीज की एबिलिटी है कि वो एक सेम या फिर स्टेबल या फिर कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। एंड सच ऑर्गेनिजम्स कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट their internal environment and maintain it in a stable condition. सो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट कर सकते हैं एंड ऑल्सो उसको एक स्टेबल कंडीशन में डिस्पाइट चेंजिंग कंडीशंस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक स्टेबल कंडीशन में रख सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं होम्योस्टैसिस। एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टैटिक ऑर्गेनिजम्स आर ह्यूमंस। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो होम्योस्टैटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं, हमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि हम जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक सेम स्टेट या फिर कांस्टेंट स्टेट पे रख सकते हैं। सो होम्योस्टैसिस हमारे अंदर काम करता है। सो इन जनरल अगर हम मैमल्स को कहें तो मैमल्स जो है वो होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है जो होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर सकते हैं। सो दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो कांस्टेंट कंडीशंस में सब कुछ आ जाता है, तो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को भी वो जो है मेंटेन कर सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा हमारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसीलिए हम कहते हैं मैमल्स को और ह्यूमंस को। देन दे आल्सो हैव डेवलप्ड किडनीज टू कंट्रोल ब्लड कंसंट्रेशन एंड वेस्ट। तो हमारे पास किडनीज भी होती हैं जो फुली डेवलप्ड हैं कि हमारा जो भी वेस्ट है या ब्लड कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर सके। सो किडनीज भी फुली डेवलप्ड हैं और होम्योस्टैसिस में हेल्प कर रही हैं। देन एनिमल्स लाइक स्नेक्स आर नॉट होम्योस्टैटिक। तो स्नेक्स जो है वो होम्योस्टैटिक नहीं होते, वो अपना जो कंडीशन है इंटरनल एनवायरनमेंट उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और इसी का ऑपोजिट हम उनको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। सो दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन लाइक बॉडी टेम्परेचर। तो स्नेक्स अपना इंटरनल कंडीशंस को कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी वो मेंटेन नहीं कर सकते। सो दैट इज अबाउट होम्योस्टैसिस एंड दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। Then we come to question number 12. Define estivation. So estivation क्या है हमें define करना है। So what is estivation? So estivation क्या है? It is the organism's response to unfavorable conditions by suspending their activities and go into a period of deep sleep. तो क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक अपनी एक्टिविटीज को पूरी तरह से सस्पेंड कर देते हैं एंड दे गो इनटू अ पीरियड ऑफ डीप स्लीप, और वो सो जाते हैं, जो डीप स्लीप में चले जाते हैं। और इसको हम और अगर ये समर्स में होता है तो इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, और अगर ये विंटर्स में होता तो हम इसको हाइबरनेशन कहते हैं। सो
ऑर्गेनिज्म को ऐसा लग रहा है कि अब तो बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस है उसके एग्जिस्ट करने के लिए, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो अपनी सारी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देगा और वो डीप स्लीप में चला जाएगा। सो अगर ये समर्स में ऑर्गेनिजम्स करते हैं तो उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, और अगर यही सेम विंटर्स में होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडरगोइंग एस्टिवेशन? सो जो एस्टिवेशन है that occurs during summers in animals such as snails and frogs। तो जो snails होते हैं, frogs होते हैं, वो summers में क्या करते हैं, estivation करते हैं, यानी deep sleep में चले जाते हैं जो snails and frogs हैं, ताकि उनको समर के अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर ना करना पड़े, इसलिए वो चुपचाप से डीप स्लीप में चले जाते हैं। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, एस्टिवेशन। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डायापॉज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सो हमें डायापॉज की डेफिनेशन बतानी है और सिग्निफिकेंस बताना है। सो व्हाट इज diapause? So diapause is a state of suspended development in response to, so diapause is a state of suspended development in response to unfavorable conditions। तो सेम ही तरह का हुआ, पर जो हमारे पास एस्टिवेशन है वहां पे सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज एंड गोइंग इनटू अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप था, पर यहाँ पे क्या होगा, इट इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट in response to unfavorable conditions, and it is seen in animal species such as insects and zooplanktons। तो सस्पेंडेड डेवलपमेंट हो रहा है और पर डीप स्लीप में नहीं जा रहा है एनिमल, सो इसको हम बोलते हैं डायापॉज। एंड यहाँ पे भी अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसने अनफेवरेबल कंडीशंस आने पे अपनी जो भी डेवलपमेंट है उसको सस्पेंड करके रख लिया, तो उसको हम बोलते हैं डायापॉज। सो डायापॉज से क्या होता है, इट होल्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल एट अ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज अनलेस द अनफेवरेबल कंडीशंस पास ओवर। तो सस्पेंशन ऑफ डेवलपमेंट हुआ, एक पर्टिकुलर स्टेज पे उसने अपनी डेवलपमेंट को रोका होगा, तो उसका डेवलपमेंट वहां पे रुक जाता है, कब तक, जब तक वो अनफेवरेबल कंडीशंस डिसअपियर नहीं होते, तब तक वो उसका जो डेवलपमेंटल स्टेज है वहीं पे रुक के रहता है। एंड दिस स्टेज इज मार्क्ड बाय रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनिज्म। तो अगर डेवलपमेंट बढ़ ही नहीं रहा है तो उस ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चाहिए क्यों? सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है उस ऑर्गेनिज्म में रिड्यूस हो जाती हैं और उसका जो डेवलपमेंट का स्टेज है वो आगे ही नहीं बढ़ता। सो उसको हम बोलते हैं डायापॉज। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायापॉज? इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आखिर अपने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को एक पर्टिकुलर स्टेज पे रोक देना जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस डिसअपियर ना हो, तो इससे क्या होगा, डायापॉज जो है इट इज इम्पोर्टेंट टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस such as unavailability of food, extreme temperature, drought, water stress। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, जैसे ड्रॉथ है, वाटर स्ट्रेस है, फूड ही नहीं है ऑर्गेनिज्म के पास, तो वो क्या करेगा, कैसे सरवाइव करेगा? उसके साथ साथ उसको अपना डेवलपमेंट भी अगर वो करना चाहेगा तो पहले तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, तो डेवलपमेंट तो सेकेंडरी है, तो वो अपनी डेवलपमेंट को पूरी तरह से सस्पेंड कर देगा, ताकि एटलीस्ट जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है इन द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस उसमें वो सरवाइव कर सके। ठीक है। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 कि would be the growth rate pattern when the resources are unlimited। तो अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ग्रोथ रेट पैटर्न कैसा होता है? सो अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो जो ग्रोथ रेट पैटर्न होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। सो एक्सपोनेंशियली जब भी ग्रोथ होती है इसका मतलब जो है हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ईच स्पीशीज इन द पॉपुलेशन recognizes its complete innate potential to grow maximum in number। सो जो स्पीशीज का इनेट पोटेंशियल होता है कि वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ कर सके, तो ये
ये कब पॉसिबल होता है? जब हमारे पास स्पीशीज के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वो अपने इन्नेट पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, अपने इन्नेट पोटेंशियल को टू द फुल मैक्सिमम ले जाते हैं और मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करते हैं, मैक्सिमम नंबर में ग्रो करते हैं, अपना पोटेंशियल जितना है उसको फुल्ली यूज करते हैं। दस द पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली। सो जब हर स्पीशीज अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करेगा, तो जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न इज टर्म्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इस पैटर्न को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। जहाँ के आप ग्रोथ देख रहे हैं, जे शेप्ड कर्व, ग्रोथ बहुत ही जल्दी हमारी जो है वो बढ़े जा रही है। दैट इज व्हेन सारे स्पीशीज ने अपना क्या रियलाइज किया है, सारे स्पीशीज ने ये रियलाइज किया है कि वो मैक्सिमली ग्रो कर सकते हैं, मैक्सिमम अपना जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ करवा सकते हैं, अपने इननेट पोटेंशियल को वो फुली यूटिलाइज कर रहे हैं अगर, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न बोलते हैं। और इसका जो ग्राफ आता है दैट इज अ जे शेप्ड कर्व। सो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। So that was about question number 14. Next हम आते हैं question number 15 के तरफ. What are the organisms that feed on plant sap and other plant parts called? अगर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट सैप पे फीड करते हैं एंड अदर प्लांट पार्ट्स पे फीड करते हैं, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को? तो जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट सैप यानी प्लांट मैटर पे फीड करते हैं उन्हें हम फाइटोफैगस बोलते हैं। तो फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट और फेगस का मतलब होता है जो खाता है। तो प्लांट ईटर यानी प्लांट मैटर को जो भी खाते हैं उन्हें हम फाइटोफैगस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज सक नेक्टर। सो नेक्टर को हम प्लांट पार्ट कह सकते हैं क्योंकि वो प्लांट से ही डिराइव होता है। सो प्लांट पार्ट्स को जो भी खा रहा है, जो भी उसका कंजम्पशन कर रहा है, उन्हें हम बोलेंगे फाइटोफेगस, दैट इज प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। सो प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स में होगा हमारे पास जो है बटरफ्लाइज बिकॉज दे सक नेक्टर। सो ये हुआ हमारे पास फाइटोफैगस। तो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? फाइटोफैगस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस एंड राइट इट्स सिम्टम्स। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है पहले तो वो बताइए, उसके बाद आप उसके सिम्टम्स भी बताइए कि आपको अगर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है तो आपको क्या सिम्टम्स होंगे। सो व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस? सो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस नाम से पता चल रहा है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे गए तो आपको या तो आप सिक हो गए या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए experienced by an individual at high elevations like mountains. So अगर आप हाई एलिवेशंस पे जा रहे हैं तो आपको सिक लग रहा है या आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस सिकनेस आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, सो दैट इज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। एंड व्हाट आर द रीजंस कि आपको क्यों हो रहा है? सो जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो डेंसिटी ऑफ गैसेस इन द एयर डिक्रीजेस ग्रेजुअली। सो जो डेंसिटी होती है ऑफ गैसेस इन द एयर दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो लेस। तो जैसे जैसे आप ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम होती है एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस भी कम हो जाता है। एंड जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, that is the low partial pressure of oxygen at high altitudes deprives the body of enough oxygen। तो हमारी बॉडी जो है वो डिप्राइवेशन में चली जाती है कि हमारे पास हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है बाहर से, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं। जो लो हाई एल्टीट्यूड पे हम जा रहे हैं वहां पे ऑक्सीजन की तो कमी है, ऑक्सीजन ही कम है हमारे पास, तो बॉडी में भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो बॉडी में तो हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो इससे क्या हो जाता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारा सारी सेल्स जो हैं वो हाइपोक्सिया में जाने लगती हैं। सो हायर एलिवेशंस में जाने से पीपल को ऐसा एल्टीट्यूड सिकनेस जैसा फील होता है। सो एज वी मूव टू द हायर एल्टीट्यूड्स द डेंसिटी ऑफ गैसेस इन द एयर डिक्रीजेस ग्रेजुअली, और लो डेंसिटी ऑफ एयर होगी एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी हमारा कम होगा हाई एल्टीट्यूड्स पे। सो अब हमने पता तो कर लिया कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होता क्या है और क्यों हो रहा है। अब हमें बताना है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं।
सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड सिकनेस? तो नॉजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक, हार्ट पैल्पिटेशंस, फटीग। सो नॉजिया, वोमिटिंग, आपको उल्टी जैसा लग सकता है, आप क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, हार्ट पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, धड़-धड़ हो सकती है दिल की धड़कन की, और आपको थकान महसूस हो सकती है। और ये जो सिम्पटम्स हैं वो टाइम के साथ कम हो जाते हैं क्योंकि हम एक्लिमेटाइज हो जाते हैं टू द हाई एल्टीट्यूड, टू द लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड लेस एयर डेंसिटी। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। गिव अ सूटेबल एग्जाम्पल फॉर कॉमन सैलिज्म। तो हमें कॉमन सैलिज्म का सूटेबल एग्जाम्पल देने बोल रहा है। तो पहले तो हमें पता है कि कॉमन सैलिज्म है क्या। सो इट इज अ टाइप ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो अनअफेक्टेड है एंड दूसरे को क्या हो रहा है, कुछ तो फायदा हो रहा है। सो वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज न्यूट्रल और अनअफेक्टेड। ठीक है। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन सैलिज्म? So, interaction between egrets and grazing cattle is an example of commensalism. ठीक है। तो अब egrets और cattle के बीच जो association है वो commensalism कैसे है, हमें वो explain करना पड़ेगा। So, जो cattle egrets होती हैं, they are birds that live near the cattle. So, and these birds catch the insects found near the cattle, which are otherwise hard to catch. ठीक है। So, ये जो cattle egret है वो क्या करती है, वो इंसेक्ट्स को कैच करती है नियर द कैटल। सो इसमें एग्रेट्स का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। तो हमारे पास जो कैटल है जब भी वो ग्रेस कर रहे रहते हैं, जब भी वो घास खा रहे रहते हैं, तो उनके चलने की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, और ये इंसेक्ट जो एक्सपोज होते हैं उसको कैटल एग्रेट्स तुरंत जाके खा लेती है। सो इसमें जो कैटल है उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो तो अपना घास चर रहा है, अपना घास खा रहा है, पर उस घास चरने की वजह से जो कैटल एग्रेट है उसको अपना इंसेक्ट्स के फॉर्म में खाना मिल जा रहा है। सो उसके लिए ये जो एसोसिएशन है दैट इज बेनिफिशियल। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉमन सैलिज्म कि एक को फायदा हो रहा है और एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल कॉमन सैलिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट एंड गिव सूटेबल एग्जांपल्स। तो हमें एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट को डिफाइन करना है और सूटेबल एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले पैरासाइट क्या होता है? सो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है that lives and derives nutrition from another specific organism harming the host। ठीक है। सो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर रह के हमारे पास होस्ट को हार्म करता है और उससे न्यूट्रिशन जो है वो लेता है। सो टू टाइप्स का हो सकता है, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। नाम से ही पता चल रहा है, एक्टोपैरासाइट का मतलब होगा कि बॉडी के बाहर ही रह रहा है। ठीक है। एक्टो का मतलब बाहर एंड एंडो का मतलब अंदर। ठीक है। सो एक्टोपैरासाइट जो है, so the word ecto means outer, so ectoparasite जो है they will live on the external surface of the host organism and examples क्या होगा हमारा, ticks on dogs, lice in human hair, cuscuta growing on green plants। ठीक है। तो हमारे पास जो ectoparasite है it will live on the external surface of the host organism और क्या करेगा, एक्सटर्नल सरफेस पे रह के ये न्यूट्रिशन को डिराइव करेगा फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट। ठीक है। सो एक्टोपैरासाइट जैसे टिक्स एंड लाइस जो हमारे पास ह्यूमंस में रहता है एंड कस्क्यूटा जो है ग्रीन प्लांट्स में रहता है, वो उससे न्यूट्रिशन डिराइव करता है। सो दैट इज ऑल्सो एन एक्टोपैरासाइट। ठीक है। देन व्हाट इज एंडोपैरासाइट? सो हमारे पास जो एंडोपैरासाइट है वो बॉडी के अंदर रहेगा। अभी तक तो एक्टोपैरासाइट जो हमारा होस्ट था उसके बॉडी के बाहर था, अब ये जो एंडोपैरासाइट है वो बॉडी के अंदर रहेगा एंड एंडो मीन्स इनर एंड द पैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट such as in the kidney, liver, lungs, red blood cells are termed as endoparasites. They have specialized body parts such as hooks and suckers that help them to attach to the host body and derive nutrition. तो अब जो एंडोपैरासाइट होता है वो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर रह रहा है। अब बॉडी के अंदर वो कहाँ कहाँ रह सकता है, किडनी में रह सकता है, लिवर में रह सकता है, लंग्स में रह सकता है, रेड ब्लड सेल्स में रह सकता है,
और उनके पास ना स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हुक्स होता है, सक्कर होता है, और उससे वो क्या कर सकते हैं, वो बॉडी ऑर्गन में ऐसे अडहेयर कर सकते हैं और उससे न्यूट्रिशन को डिराइव कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम दैट इज द मलेरियल पैरासाइट, लिवर फ्लूक्स दैट पैरासाइट द लिवर इन ह्यूमन बींग्स। तो मलेरियल पैरासाइट एक तो होता है जो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है, एंड जो लिवर फ्लूक्स नाम से पता चल रहा है कि लिवर को टारगेट करता है, एंड वहां पे जाके हमारे पास ब्लड को सक करता है लिवर फ्लूक। ठीक है, सो ये है हमारे पास एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट को हमने डिफाइन किया, हमने सुटेबल एग्जांपल्स से एक्सप्लेन किया कि इनमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमने देखे। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। What is brood parasitism? Explain with the help of example. तो brood parasitism क्या चीज है, आप explain करिए with the help of an example. So what is brood parasitism? So it is a type of parasitism in which the parasite bird lays its eggs in the nest of another bird and lets the host incubate them. ठीक है, so क्या किया पैरासिटिक बर्ड ने कि अपने एग को उसने दूसरे पक्षी के घोंसले में डाल दिया, और अब वो क्या करेगी कि जो वो ये जो क्रो थी, मान लीजिए ये क्रो का था हमारे पास, सो एग्जाम्पल के लिए जो कक्कू है उसने क्या किया, अपने एग्स को क्रोज नेस्ट में जो है ले कर दिया, और जो कक्कू है दैट इज द कोयल्स एग्स, उनको वो क्रो ही है क्रो है वो ही उनको इंक्यूबेट करेगी। सो क्या होता है कि जो कक्कू है और जो क्रो है, जो कोयल है, उसने अपने उसके एग्स ने ऐसे इवॉल्व कर लिया है कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द क्रोज एग्स लगते हैं। आप देख सकते हैं दोनों सिमिलर लग रहे हैं। सो क्रो को पता ही नहीं चलता कि ये उसके एग्स हैं या किसी और बर्ड के एग हैं, तो वो अपने एग्स को इंक्यूबेट करती है और जो कोयल है उसके भी एग्स को इंक्यूबेट करती है। और इस इवोल्यूशन का एडवांटेज लेके जो कक्कू बर्ड है, जो कोयल है, वो इसका एडवांटेज लेके अपने एग्स को भी इंक्यूबेट करवा रही है उस क्रो के द्वारा। ठीक है, तो ड्यू टू रिजेम्बलेंस ऑफ बोथ द बर्ड्स एग्स, द क्रो डज नॉट डिटेक्ट द फॉरेन एग्स एंड हेंस क्या होता है, इंक्यूबेट्स देम अंटिल दे हैच। तो कोयल है, उसने अपना इंक्यूबेशन का काम इस कक्कू बर्ड को इस क्रो को दे दिया, क्योंकि इन दोनों के एग्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। सो अपना काम इसने इस क्रो को दे दिया, और क्रो को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि एग्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा उसका एग है और कौन सा कोयल का एग है। सो एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड इन सच अ वे that they are similar in size and shape to the host's egg. This reduces the chances of detection and injection of the foreign eggs by the host bird. ठीक है, तो इससे जो डिटेक्ट भी नहीं कर पाती है कि उसका अंडा है कि कोयल का अंडा है, और उसको इंक्यूबेट भी कर देती है जब तक वो हैच ना हो, तो कोयल का काम जो है वो आसान हो जाता है। सो दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 1 पे, why are coral reefs not found in the regions from West Bengal to Andhra Pradesh but are found in Tamil Nadu and on the east coast of India? So हमारे पास जो कोरल रीफ्स हैं वो हमें वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश पे नहीं मिलती, बट दे आर फाउंड इन तमिलनाडु एंड द कोरल ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्यों है? सो जो कोरल्स होते हैं दे कोलोनाइज इन द एरियाज विद द फॉलोइंग। तो कोरल्स कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? जहाँ ऑप्टिमल टेम्परेचर है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, लैक ऑफ सेडिमेंट और सिल्ट इन द वाटर है, एंड लो इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर्स है। तो हमें फ्रेश वाटर ज्यादा नहीं चाहिए, हमें हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाला वाटर चाहिए, हमें ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, एंड हमें लैक ऑफ सेडिमेंट चाहिए। सो कोरल डिस्ट्रीब्यूशन की हम जो अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो है हमारे पास फ्रेश वाटर आता है फ्रॉम द गंगेज एंड सम अदर फ्रेश वाटर सोर्सेस। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर कोरल रीफ्स चाहिए तो हमें ज्यादा सॉल्ट वाटर चाहिए, ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, जबकि वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश में फ्रेश वाटर आ रहा है, तो उसके वजह से जो कोरल रीफ्स हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे।
जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये सारे कंडीशंस हमें मिल रहे हैं। हमें ऑप्टिमल टेम्परेचर मिल रहा है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन मिल रहा है, लैक ऑफ सेडिमेंट्स मिल रहा है एंड लो इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर मिल रहा है। सो यहाँ तमिलनाडु एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हमें जो कोरल रीफ्स है वो आसानी से देखने को मिलेंगे। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 तक करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। सो आज हमने काफी सारे न्यू टर्म्स सीखे, न्यू एसोसिएशन सीखे, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन देखे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इजी है। जो बच्चे इन छोटे छोटे चैप्टर्स को छोड़ के जाते हैं उनके इजी क्वेश्चंस ही नहीं हो पाते, वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिफिकल्ट चैप्टर्स के पीछे पड़े रहते हैं। तो इजी चैप्टर्स तो आपको बिल्कुल ही करके जाने चाहिए क्योंकि इजीली आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।